महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हूँ। कहते हैं कि मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन सच कहें तो ये कलाकारों के लिए भी ये नगरी जो है बहुत माफिक है। पूरे भारत से, आप तो कहिए कि पूरी दुनिया से कलाकार यहाँ आते हैं अपने फन, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। तो आज मैं मुंबई से सटे एक उपनगर में हूँ, जहाँ आचार्य पंडित अनुपम राय जी रहते हैं, जो शास्त्रीय संगीत के उद्भट विद्वान आचार्य। तो उनका पूरा परिवार कलाकारों वाला है। सभी कलाकार हैं, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, गायन से जुड़े हुए। तो मैं सबसे पहले उनकी सुपुत्री सुश्री अनुरिता राय जी से बात करूंगा, जो कि बहुत अच्छी नृत्यांगना है और गायिका है। तो आइए बातचीत के क्रम में जानेंगे उनके बारे में। प्रणाम। प्रणाम। सबसे पहले तो मैं यहाँ से वर्तमान से शुरू करता हूँ कि कोरोना का पूरी दुनिया में कहर चल रहा है, तो मुंबई भी उससे वंचित रही, मतलब वो यहाँ भी कहर है। और तो इसमें आपने जो कलाकारों के लिए जो है, अगर अच्छा समय नहीं था तो सृजन करने के लिए कि माकूल समय ज़रूर था। तो आपके लिए कैसा समय रहा ये जो कोरोना का काल रहा? अच्छा समय था बहुत। मतलब बाहर जब आप घर के अंदर हो और जैसे आपने बताया कि पूरा परिवार जो है वो सांगीतिक परिवार है, तो नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ों को प्रस्तुत करना। और इस लॉकडाउन के दौरान जो है वो मैं ज़्यादातर घर से बाहर रहती हूँ काम के लिए। तो जब घर में रही तो एक पारिवारिक एक एनवायरनमेंट भी रेगुलर रहा जी। और नई नई चीज़ें सीखी। और ये लॉकडाउन में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी कि सब कुछ डिजिटली परफॉर्मेंसेस हो रहे थे, तो मुझे डिजिटली परफॉर्मेंसेस भी करने को मौका मिला, नए नए लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला। और इसी दौरान मैंने पाकिस्तान के एक मतलब एक ट्रिप है जो मतलब सिर्फ इंडियन या कल्चर को बहुत प्रमोट अच्छा। करते हैं। तो उनके यहाँ मैंने गज़लों का एक प्रोग्राम किया। तो मुझे मतलब एक नकारात्मकता तो थी ही, लेकिन उसके आगे आपको खुद को समझने और पहचानने का एक समय मिला जो बहुत इम्पोर्टेंट था। जी। अच्छा, ये जैसा कि आपने कहा कि मैं ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहती हूँ, जी तो बाहर रहते रहे हैं और अचानक जो है बंद होना पड़ा, जी तो बहुत से लोगों को बहुत घुटन महसूस होता जी रहा। तो आपको कैसा लगा? मतलब शुरुआत में क्या आपको सचमुच में घुटन महसूस हो रहा था? नहीं, घुटन तो नहीं महसूस होती क्योंकि एक कलाकार कभी भी ना लोनली होता है और ना ही कहीं बंध सकता है। क्योंकि हर कलाकार को अपने साथ रहने की आदत होती है, फिर वो चाहे गाने का रियाज़ करे या डांस का रियाज़ करे या फिर कोई नई चीज़ क्रिएट करे। मुझे शेरो शायरी लिखने का बड़ा शौक़ है, तो मैं जब मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है, मैं एक अंदर मैंने कलम कमरे उठा में लेते बंद हैं। करके और लिखना शुरू कर देती हूँ। अब तो सब मैंने कुछ कलम मोबाइल नहीं, पे। आजकल तो हाँ, मोबाइल पे आजकल लिखना तो होता है। मोबाइल पे हो गया सब कुछ। तो मोबाइल पे लिखने अपने थॉट्स लिखने या फिर कोई थॉट्स को कविताओं के रूप में लिखना। तो मैं कभी ऐसे घुटन तो नहीं, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, उसको घुटन नहीं बोलेंगे क्योंकि घुटन तो एक नेगेटिव वर्ड हाँ, हो जाता नेगेटिव। है। पर कुछ डिफरेंट था। और फिर क्या होता है जब आप ज़्यादातर बाहर रहते हो और फिर जब अचानक आप अपने परिवार के साथ रहने लगते हो तो एक बॉन्डिंग बढ़ती है। तो ये लॉकडाउन मेरे लिए बॉन्डिंग, ऑटोमेटिक बॉन्डिंग बन रही थी। तो सबके साथ मिलना, हंसना, बोलना, खाना पीना, नई नई चीज़ें, हम क्योंकि कलाकार हैं तो हमारा जो है वो खाने पीने में भी हमारी जो कला है वो बाहर निकल कर आती है। तो नई चीज़ें ट्राई करना और मतलब
सबसे अच्छी बात थी कि ये सोशल मीडिया की वजह से हम बाहर होकर भी, मतलब घर में घर होकर में भी होकर हम घर में नहीं थे, जुड़े हुए थे, जुड़े पूरी हुए दुनिया थे। से जुड़े हुए हाँ, थे। तो ये एक बहुत मतलब सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद दिक्कत ज़्यादा होती, क्योंकि ये तो वो लोग बता सकते हैं जिन्होंने बहुत, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि 100 साल पहले भी ये जी हाँ, सिचुएशन आई थी। 1920 1920 में, जी, तो और ये सिचुएशन पहले भी आ चुकी है, और तो इससे भी उस समय भयानक स्थिति हुई हाँ, थी। लोगों ने किस तरह से टैकल किया होगा। अभी इस ये साल गया है, ये तो खैर हम लोग बहुत आसानी से जी लिए, मतलब ठीक है, हम लोग क्योंकि कलाकार हैं तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम लोग रोज़ 10 to 5 की जॉब करते हैं, कि नौकरी है, बाहर गए और काम किया, तो ऐसे तो जीवन है नहीं हमारा। या हम अपने खुद के बॉस हैं, जब मन करेगा निकलेंगे, नहीं करेगा तो घर में रहेंगे। तो हम लोगों के लिए कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस नहीं थी। पर ये है कि हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो इससे ग्रसित थे, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई, पर ठीक है, जो अच्छा, है वो है। आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि जो अब रिश्तों की बात की कि रिश्ते, तो आपने रिश्तों को नए सिरे से समझा या नया अनुभव किया रिश्तों को? नहीं, क्या होता है कि जब आप बाहर रहते हो तो कई बार होता है कि एग्जैक्टली आप कैसे हो, या हम कैसे हैं, या आपके अपने लोग जो भी घर के अंदर रह रहे हैं वो कैसे हैं, तो आप समझते हो लेकिन पूरी तरह से नहीं समझ पाते हो, तो उसके लिए आपको समय देना होता है। तो ये जो लॉकडाउन का ये जो 5-6 महीने गए साथ में, तो उससे एक आप चाहोगे ये चीज़ करना, ना सामने वाला चाहेगा, वो अपने आप होती चली जाएगी। हम्म, अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते वैसी हैं। परिस्थितियां भी बनती गई। हाँ, तो झगड़े लड़ाई ये एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन वो एक बॉन्डिंग जो होती है, वो आपको समझने की या फिर आपको उसको महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो होती है, ऑटोमेटिकली होती है। तो ये महसूस बाद में हुआ जब हम बाहर निकले, तो हमने कहा यार एक अलग बॉन्डिंग बनी, मेरे भाई के साथ एक अलग बॉन्डिंग, माँ के साथ अलग बॉन्डिंग, पिताजी के साथ अलग बॉन्डिंग। तो हम 4 लोग, मैं सबसे ज़्यादा घर से बाहर रहती हूँ, तो हम चारों में एक अलग डिफरेंट कनेक्शन, और मेरा सेपरेट कनेक्शन हर किसी से अलग अलग। तो वो मेरे लिए लॉकडाउन बहुत बड़ा बून था। अच्छा, मुंबई जो है एक तरह से जो रेड जोन था, ये सबसे ज़्यादा केसेस मुंबई में, मुंबई दिल्ली, तो बाहर जब मतलब इसके बारे में सुनते थे कि इतने लोगों को हो गया, मौतें हुई, तब कैसा लगा? बेचैनी होती हुई फिर, बुरा ये लगता था, खौफ? क्योंकि एक तरफ बुरा भी लगता है कि जो जिन जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, वो मतलब जो लोग चले जाते हैं ना, उनको तो ईश्वर ने बुला लिया, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो रह जाते हैं घर वाले, वो मुझे उनके लिए बुरा लगता है, क्योंकि वो जो है वो उस चीज़ से उस कमी लड़ को रहे होते हैं, कि हमेशा क्योंकि हर महसूस। हर हर घर के व्यक्ति के लिए अपना कोई इम्पोर्टेंट होता है, और वो अलग अलग तरीके से होता है। तो इसीलिए मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लग रही थी। और कहीं ना कहीं मैं ये सोचती हूँ कि ये जो मकर जंजाल है, पूरे जीवन जी, जो दिया हुआ है ईश्वर ने, इससे अगर कोई जल्दी मुक्ति पा लेता है तो ये अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है। और कोई अगर बीमार है, या ये जो कोरोना उनको ही हुआ जिन लोगों का असल में, मतलब जो ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित थे, जो हेल्दी थे। रोग मैं खुद प्रतिरोधक क्षमता जिसकी कम थी। जुलाई से, जून जून या जुलाई से मैं लगातार बाहर जा रही हूँ। मैं रोज़ काम के लिए बाहर जा रही हूँ, वापस आती हूँ घर पे। तो ऐसा नहीं है कि ये हर किसी को हो रहा है, जो तो हेल्दी बचाव के लाइफ। लिए क्या करते थे आप? किस तरह, क्या उपाय करते थे? सैनिटाइज़र यूज़ करना, हैंड ग्लव्स पहन के रखना, मास्क पहन के रखना, और जब सर्दी खांसी भी बीच में हुई थी तो गर्म पानी पीना, और बस। चलिए अब आपके बारे में जानते हैं, क्योंकि अ, आप अपने बारे में बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसे कैसे पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? मेरा जन्म प्रयागराज
इलाहाबाद, पुराना नाम इलाहाबाद है, और अभी मतलब अभी ओल्डेस्ट प्रयाग। नेम प्रयाग है, और अब प्रयागराज उसका नाम है। तो मैं प्रयागराज की जन्मी हूँ, और 3.5 साल की उम्र में हम लोग यहाँ माइग्रेट कर गए थे मुंबई में। तो उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई भी यहीं पर हुई, और बस फिर काम 22 साल की उम्र में मैंने क्लासेस लेनी शुरू करी, और पिता की और माँ के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इस्टेब्लिश करवाए मेरे जी। मेरे हाथों। और पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा 1996 में 26 जुलाई को किया था। 6000 नृत्य भ्रमरियाँ, कथक में नृत्य भ्रमरियाँ होती हैं, स्टेज राउंड्स, जो कि नॉर्मली आप डांस के थ्रू 500 चक्कर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको उससे आगे करना है तो आपको योग की साधना करनी पड़ेगी। तो एक होता है त्राटक योग। त्राटक योग बेसिकली होता है कि जैसे आपने कोई एक टारगेट रखा और उसको आप घंटों के हिसाब से देख रहे हो, और आप बेसिकली अपने सारे सेंसेस को इकट्ठा करके उसको कंसंट्रेट कर रहे हो, ये होता है त्राटक योग। और इसी का एडवांस्ड स्टेज है मानस त्राटक योग, जहाँ पर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, आपको वो ऑब्जेक्ट इमेजिन करना है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे पृथ्वी जो है वो खुद भी घूमती है और सूर्य के इर्द गिर्द भी घूमती है, यही चक्कर जो है वो करना होता है, जहाँ पर आपके पास टारगेट नहीं है, आपको वो टारगेट इमेजिन करना है। जी। तो ये नृत्य भ्रमरियाँ मैंने 10 साल की उम्र में 6000 नृत्य भ्रमरियों का विश्व कीर्तिमान पिताजी ने स्थापित करवाया मेरे हाथों। और उसके बाद फिर 2005 में रविंद्र नाट्य मंदिर यहाँ पर नहीं, सॉरी, रविंद्र नाट्य मंदिर नहीं, नेहरू सेंटर में 10,000 चक्रों का विश्व कीर्तिमान स्थापित करवाया। और ये दोनों ही वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे लिए, मेरी करियर लाइफ के लिए एक तरह का एक माइलस्टोन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से मुझे मतलब आपका नाम गिनीज बुक ऑफ जी, वर्ल्ड मेरा रिकॉर्ड नाम में। गिनीज बुक में और लिम्का बुक में पहले दर्ज हुआ, उसके बाद गिनीज में दर्ज हुआ, और उसके बाद फिर 2000 98 में क्योंकि वो मिलेनियम ख़त्म हो रहा था, तो एक BBC न्यूज़ और आर्टिस्ट गिल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है लंदन में, तो उनके कोलैबोरेशन में उन्होंने मुझे और मेरी गुरु बहन हैं, उनका भी एक विश्व कीर्तिमान है। तो हम लोगों को उन्हें डांसिंग क्वीन ऑफ द मिलेनियम और मुझे डांसिंग टीन ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड मिला। तो इस तरह से इंडिया से डांस के लिए, स्पेशली क्लासिकल डांस के लिए हम ही दोनों गए थे, और बस वो एक बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग थी, और अब मैं काम कर रही हूँ धीरे धीरे। अच्छा, आप प्रयागराज से जी जब 3.5 साल की थी तो मुंबई आए जी परिवार के साथ। जी तो आपके पिताजी भी बड़े कलाकार हैं, जी। माताजी भी। तो आप पहले तो, सबसे पहले तो आपको कब लगा कि आपको भी कलाकार बनना है? कब, किस उम्र में? और एक्चुअली और ऐसा पहला मैंने गुरु जो हैं आपकी माताजी रही हैं, पिताजी रहे हैं? एक्चुअली ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने कभी कि डिसाइड किया हो कि, क्योंकि मैं पेट में थी तब 6वें महीने तक माँ जो है वो परफॉर्मेंसेस देती थी। तो मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कब डांस या गाना सीखना शुरू किया है, लेकिन ये है कि इनबॉर्न टैलेंट जो बोलते हैं ना कि ईश्वर का दिया हुआ है और माता पिता के जीन्स से जो मिला हुआ है, तो वो वही मेरा मैंने नहीं, कभी जब उस चीज़ को होश जब आपने संभाला तो कब पाया कि आप परफॉर्म कर रही हैं? मैं मतलब मैं 3.5 साल की उम्र से मैंने परफॉर्मेंसेस देनी शुरू कर दी थी। तो मतलब, और तब परफॉर्मेंसेस ऐसी होती थी कि जैसे डांस बैले, जैसे हमारा सबसे मुझे जो मैंने पहला मेरा परफॉर्मेंस था वो लीला मधुसूदन की एक पिताजी का डांस म्यूज़िक बैले था, जिसमें मैं छोटी कृष्ण बनी थी। तो मैंने परफॉर्मेंसेस ऐसे धीरे धीरे शुरू करी,
तो और मेरा जो सोलो परफॉर्मेंसेस कहते हैं कि कथक या क्लासिकल फील्ड में जब आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देते हो तब आप बेसिकली एक परफॉर्मर कहलाते हो। तो मेरा पहला जो सोलो परफॉर्मेंस था वो मेरा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अच्छा, तो उसके पहले मैं करती मेरा थी पहला ही परफॉर्मेंस। जो आपका सोलो जो परफॉर्मेंस हुआ हाँ जी। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। जी। तो उसके पहले मैं जितने भी ऐसे मैंने 3.5 साल की उम्र से परफॉर्मेंसेस देनी शुरू कर दी थी। और जब पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ तो तब भी मुझे ये नहीं समझ थी कि मैं क्या करने जा रही हूँ, क्योंकि 10 साल की उम्र कुछ नहीं होती है। और उस समय पे पिताजी ने कहा कि ये करना है, कर दिया। तब ये नहीं पता था कि ये क्या है। अ, जब धीरे धीरे बड़े हुए उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आने लग गई कि आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया। अब आपकी धीरे धीरे मतलब उस सब्जेक्ट के प्रति अ, आपको करना है, करते रहना है। और फिर बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हुए धीरे धीरे करके। फिर जब समझ पड़ी तो ये एहसास हुआ कि मैं मेरे अंदर जो टैलेंट है मैं वही कर रही हूँ। तो पैशन ही मेरा प्रोफेशन है। तो जैसे आपने शुरुआत की नृत्य से, जी। ठीक है, आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नृत्य में बना, जी। लेकिन आजकल आप एक गायक भी हैं। जी। ये कब पता चला आपको, कब से शुरू किया गायक के रूप में? गाना गाना भी मैं बचपन से, मेरे साइमल्टेनियसली डांस और गाना दोनों ही था। क्योंकि मतलब पिताजी जब सिखाते थे इलाहाबाद में, मुझे सब बताते हैं, मेरे को याद तो नहीं है कि जब पिताजी सिखाते थे अपने शिष्य मतलब जितने स्टूडेंट्स को या डिसाइपल्स को, तो मैं बगल में बैठ के वो जो सिखाते थे मैं उसे रिपीट करती अच्छा। थी। तो मतलब मैं पहली बार जो रोई भी थी वो भी सुर में रोई थी, वाह। ऐसा। तो इसलिए मैंने कभी मतलब, और मेरे पिताजी का हमेशा ये सोच थी कि जब आपको भगवान ने दोनों कलाओं की दी है, और जी। ऐसा नहीं है कि कोई एक ज़्यादा है एक कम है, दोनों ही टैलेंट आपके अंदर है, तो उसको साइमल्टेनियसली लेके चलो। तो गाना मुझे शौक़ हमेशा बचपन से थोड़ा लाइट की तरफ था। तो जैसे गज़ल, भजन, गीत, ठुमरी, दादरा, लाइट क्लासिकल, लाइट म्यूज़िक। तो मैं उन सब में ज़्यादा, मेरा रुझान पहले से ही था। लेकिन ये था कि पिताजी ने कहा था कि क्लासिकल पहले सीखना, बेसिक आपका होना ज़रूरी है। तो मैंने बेसिक उन्होंने सिखाना शुरू किया। तो साइमल्टेनियसली दोनों ही चीज़ें चल रही थी। और काफ़ी मतलब बड़े होने तक भी मैंने क्लासिकल प्रोग्राम्स किए हैं और सिखाया भी। उसके बाद जब मैंने सिखाना, मेरा एक और प्रोफेशन जुड़ा मेरे करियर में कि आप टीचिंग लाइन में मैं गई। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को तैयार किया गाने के लिए। वो सिखाने पे आएंगे, लेकिन आपने शुरुआत की नृत्य से, विश्व कीर्तिमान बना नृत्य में, गायन भी साथ साथ करती है, लेकिन नृत्य को आपने लगभग छोड़ दिया है। नहीं, मैंने और छोड़ा नहीं है। लेकिन अभी ना के बराबर ही कर परफॉर्मेंसेस, रहे हाँ, हैं। बहुत और ज़्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं करती हूँ मैं। और गायन को आपने ज़्यादा जी। अभी तरजीह देना शुरू किया, तो इसके पीछे क्या कारण? कारण तो कुछ नहीं है कि ये कि मैं थोड़ा बचपन से थोड़ा मेहनत से भागती थी। ये सच है कि मैं मेहनत से भागती थी। तो थोड़ा बड़े होने के बाद मुझे थोड़ा फिर मतलब मेडिकल इश्यूज़ की वजह से मैं थोड़ा नहीं कर पाई। अच्छा। और फिर छोड़ा नहीं है मैंने पिछले साल मेरे निनाद महोत्सव होता है, बहुत बड़ा महोत्सव होता है आगरा में। तो वहाँ मैं परफॉर्मेंसेस करके आई। मेरे जितने स्टूडेंट्स गए हुए थे साथ में, उनके साथ परफॉर्मेंसेस करके आई। और अभी हाल ही में हमने ये इसी लॉकडाउन में नवरात्रों में हमने एक सीरीज़ की थी, नवदुर्गा, नवरूप, दुर्गा जी के नवरूप को कथक में उसका क्या सिग्निफिकेंट है, उस तरह से हमने एक सीरीज़ करी थी पूरे 9 दिन। तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे? जी अवेलेबल है वहाँ पे। तो मैं और मेरी एक गुरु बहन है श्रेया पोपट, हम दोनों ने मिलके उसको प्रेजेंट किया था। तो मैंने कथक छोड़ा नहीं है और वो मेरा पैशन है, मैं ज़िंदगी भर छोड़ नहीं सकती। पर ये है कि हाँ, परफॉर्मेंसेस थोड़े कम हो गए। और छोड़ने का मतलब ये होता है कि मैं दिखना एक कलाकार, तो दिखना कम हो गया। हाँ दिखना कम हो गया। जी। और आपको सुना ज़्यादा जा रहा है? हाँ जी। सुना जा रहा है ज़्यादा आपको? हाँ जी। अच्छा, आपके पिताजी शास्त्रीय संगीत के, नृत्य के, गायन के सबके विद्वान हैं। जी।
आपके पिताजी भी हैं, गुरुजी भी हैं, तो आप उनको सबसे ज़्यादा पिता के रूप में या गुरु के रूप में आप देखते रही हैं? क्योंकि सिखाने के क्रम में वो निश्चित रूप से वो सख्त होते हैं, तो कौन सा रोल आपको सबसे ज़्यादा मतलब आपको दिखा उनमें? मुझे सबसे ज़्यादा मतलब ये हम मैंने अपने दिमाग में एक कंपार्टमेंट बनाया हुआ है, क्योंकि हुँ, जब आप एक ही व्यक्ति के साथ आपके 2 रिश्ते हों, हुँ, तो आपको वो करना ही चाहिए कि हुँ, डिफरेंशिएट जी, करना चाहिए। तो जब सिखा रहे होते हैं तो वो सिर्फ़ गुरु होते हैं, और जब नॉर्मली हम रहते हैं तो सिर्फ़ पिता होते हैं। तो और जहाँ तक प्रभावित होने की बात है, तो ऑब्वियसली क्योंकि जिस करियर में आज मैं हूँ, वो हुँ, मैं बिल्कुल मेरे पिता, मेरे गुरु की वजह से हूँ। तो उनको गुरु रूप में देखना तो हमेशा रहता ही है, क्योंकि हर चीज़ वो हमेशा, मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ उनको, तो वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि सीखने की ना कोई उम्र होती है और ना कोई जी, वक्त होता है। हुँ, तो हर मोमेंट पर, हर क्षण पे आप सीखते जाओ। तो वो कुछ कुछ चीज़ें सिखाते हैं, कुछ चीज़ें बस पहुंचा देते हैं यहाँ तक बिना हुँ। सिखाए भी। तो अच्छा ऐसा है। अच्छा, कला से संबंधित गायन, नृत्य ये सब संबंधित बातें तो आप करती होंगी, लेकिन बाकी कभी दिल की बात जो है, अपनी भावनाओं को पिताजी से ज़्यादा आप शेयर करती हैं, बाँटती हैं, या पूछती हैं, कहती हैं, या माताजी से? मैं माताजी से ज़्यादा क्लोज़ हूँ इन मामलों में, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग अलग है। तो हुँ, उनसे ज़्यादा बातें हैं, पर ऐसा नहीं है, पिताजी से भी बातें बहुत सारी शेयर करती हूँ। जो माँ से नहीं कर पाती हूँ वो पिताजी से करती हूँ, जो पिताजी से कर नहीं पाती हूँ वो माँ से करती हूँ। लगातार परफॉर्मेंस होते रहे हैं, मंचों पे लगातार कार्यक्रम होते रहे हैं, एक उस तरह की व्यस्तता थी। आज आप जो है, अब गायन में एक स्टूडियो भी चला रही हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, तो यहाँ भी व्यस्तता है, सिखाने की भी कि व्यस्तता जी, है। तो कौन सी व्यस्तता आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब परफॉर्मेंस वाली व्यस्तता की अभी जो है वो, ये लाइफ का या फेजेस दोनों में होते अंतर आपको हैं। क्या लगता है? मुझे मुझे लगता है कि जैसे नई नई चीज़ें सीखना आपको, मुझे अच्छा लगता है, और नए नए फेजेस को एंजॉय करना अच्छा लगता है। तो परफॉर्मेंसेस होना उस दौर में ये था कि लोग सुनना चाहते थे। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग आके सुनते थे, या हम परफॉर्मेंसेस हुँ, करने जाते थे अलग अलग शहरों में। तो वो एक फ़ेज़ था। आज वो चीज़ बहुत बदल गई है। अब लोगों को सुनना है तो वो सीधे फ़ेसबुक और यूट्यूब उठाएँगे, और जिनको सुनना होगा वो हुँ, सुनेंगे। तो वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। परफॉर्मेंसेस का भी एक अलग मतलब मज़ा था, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और आज जो दौर चल रहा है वो भी एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तब भी बहुत इन्जॉय करती थी। आज भी अगर परफॉर्मेंसेस होते हैं तो वो एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है। एज एन आर्टिस्ट परफॉर्मेंस देने का एक सेटिस्फेक्शन डिफरेंट होता है। लेकिन टीचिंग का एक्सपीरियंस जो है वो भी बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, पिछले जी, 3 साल से एक निनाद फेस्टिवल जो मैंने बताया, हुँ, वो अब आप जब सर्च करेंगे तो यूपी के टॉप 2 फेस्टिवल्स में से है। हुँ, आगरा में होता है। तो उसमें हमारे बच्चे, मैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर उनके कंपटीशन लेवल पे लेके जाती हूँ करवाने के लिए। और वो जब बच्चे इतना एफ़र्ट देने के बाद, सिखाने के बाद, हालांकि वो सारी कॉम्पोजिशंस पिताजी की होती हैं, मतलब जो कोरियोग्राफी होती है वो भी पिताजी की होती है, बट वो जो एफ़र्ट्स एज अ टीचर मैं जो पुट करती हूँ उसमें, वो बच्चे जब इतनी मेहनत करते हैं, और उनको मतलब मैंने हमेशा ये सीखा कि पिताजी से कि अपने डिसाइपल्स या अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल अपने बच्चे जैसा रखो। जी, तो जब मेरे स्टूडेंट्स हुए तो मैं उनको बिल्कुल वही मतलब एक मैटरनल लव के साथ उनको लेकर जाती हूँ। तो जब वो लोगों को फर्स्ट प्राइज़ या सेकंड प्राइज़ मिलता है, लिटरली मैं रो रही होती हूँ। तो वो एक अलग सेटिस्फैक्शन है, वो एक अलग फीलिंग है। हालांकि जो आसपास के लोग होते हैं वो सब हंसते हैं कि ये आप क्यों रो रहे हो। तो मैं मतलब वो चीज़ ऐसी है कि वो एक्सप्रेस नहीं की जा हुँ, सकती। आप
ने जो भी एफ़र्ट्स लिए होते हैं वो आपको उस जब सामने दिखते हैं, उसका एक रिज़ल्ट दिखता है, तो वो एक अलग फ़ीलिंग होती है, तो वो एक डिफरेंट फ़ेज़ है। और जहाँ तक बात मेरे बाकी आपने स्टूडियो की बात की, तो जब मैंने, मेरे ख़्याल से मुझे 6 साल, 5 साल 6 साल हो गए हैं मतलब स्टूडियो तो ख़ैर मेरा नहीं है, पार्टनरशिप में है। लेकिन मैं शुरू ही यहाँ से हुई थी कि मुझे सब लोग कहते थे, बचपन से कहते थे कि आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत सुरीली हो, इमोशंस बहुत होते हैं, तो इंडियन आइडल में ट्राई करो या किसी मतलब कहीं कहीं पे भी ट्राई करो। तो मैंने तब पिताजी बहुत एडमेंट थे कि नहीं, अभी नहीं जाना है, तो नहीं करना है। और उनकी सोच कहीं ना कहीं मुझे भी सही लगती थी, क्योंकि जब ऐसा होता था तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि जब आप फिल्मी गाना गाते हो तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ आप अनुरिता गा रही है, वो ये कहेंगे कि भाई ये लता जी का गाना गा रही है या ये आशा जी का गाना गा रही है, क्योंकि उस दौर में तो वही सिंगर्स बहुत बड़े सिंगर्स थे और आज भी लेजेंड्स हैं। तो मेरे लिए वो ये था कि मुझे दूसरे का गाना नहीं गाना है। पिताजी ने भी मुझे अलाउ नहीं किया था। लेकिन फिर जब एक एज के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, अब आप चाहते हो बाहर गाना तो आप गा सकते हो। तो मैंने करियर अपना प्लेबैक के लिए ट्राई करना शुरू किया था 5 साल पहले। और फिर करते करते जिनके साथ मैंने काम किया उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि फिर हम लोगों ने कुछ कंपोजिशन साथ में की। मैंने उनको असिस्ट करना शुरू किया, वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं बेसिकली, तो उन्हें असिस्ट करना शुरू किया। तो प्लेबैक सिंगिंग भी की, दो मतलब 3-4 मराठी रीजनल मूवीज़ में अपनी आवाज़ दी, वेब सीरीज़ में दी, जिंगल्स गाए, और अभी भी चल रहा है। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि मतलब टेक्निकली स्टेज पर गाना और माइक के सामने स्टूडियो में गाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि टेक्निकली तो ज़्यादा कठिन वहाँ है, मंच पे है या माइक्रोफोन के सामने? डेफिनेटली मंच पर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक बार गाना एक है, बार आप रिपीट नहीं कर सकते, आप करेक्ट नहीं कर सकते अगर आपसे गलती हो गई है। या रिटेक हो सकता है। यहाँ पे रीटेक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रीटेक में आपको आपकी छोटी से छोटी गलती पता लगती है। तो दोनों के ही अपने प्लस एंड माइनसेस हैं जो आप मतलब अच्छा, कर ये सकते हो, बताइए कि सीख जैसे सकते हो। अनुरिता जी, आपके पिताजी, उन्होंने जब सीखना शुरू किया तो सीखने के क्रम में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। तरह तरह गुरु की तलाश में रहते थे, जहाँ लगता था वो सिखा सकते वहाँ जाते थे, मैंने सुना है उनसे। आपको उस तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ा। नहीं। आपको एक जो है, आपको घर में सबसे पहले तो सब जी इतने बड़े गुरु मिल गए, जी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जी। मैं तो बहुत लकी हूँ। मैं मेरा भाई या हम जितने भी शिष्यगण उनसे सीखते रहे हैं, हमने सिर्फ ऐसा नहीं है कि गायन या वादन या नृत्य ही सीखा है, हमने अ, जीवन कैसा जीना चाहिए ये सीखा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब पिताजी के व्यक्तित्व को देखकर हम लोगों ने सीखी हैं। यानी उस बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने सिखाई नहीं हैं, पर हम सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, और हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोगों को कहीं बाहर जाकर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वेयर वहाँ पे गाना कंसर्न हो, नृत्य कंसर्न हो, लिटरेचर हो, आध्यात्म हो, योग हो, कोई भी प्रश्न उनके पास लेकर जाओ उसका वो जवाब दे ही देते हैं। और वो इतना जस्टिफाइड और इतना सटीक होता है कि हम लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये बहुत लकी हैं हम लोग। तो आप उससे आप आपने सीखा, और बड़े, जैसा कि आपने कहा कि आपको बड़े बड़े जो कलाकार हैं, संगीतकार हैं, उन लोगों ने आपकी तारीफ़ की। तो तारीफ़ जो होती है, या तो कलाकार को मतलब अगर उसे कुछ सीखे तो बन सकता है, या तारीफ़ में बिगड़ता भी है। तो कैसे संभाला आपने? क्योंकि बड़े बड़े मैं, प्यारे लाल जी ने आपकी तारीफ़ की, मुझे मैंने सुना कि आशा भोसले जी ने भी आपकी तारीफ़ की, और भी लोगों ने। तो इसको, तारीफ़ को आप किस रूप में लेती रही? जब वर्ल्ड रिकॉर्ड जब हुआ था, तब उस समय एज ऐसी थी कि बहुत महीन एज होती है वो, कि आपका दिमाग ख़राब भी हो सकता है। तो पिताजी
जैसे आप कहते हैं ना कि गुरु जो है वो ब्रह्म विष्णु और महेश, तो वो बहुत अच्छे महेश हैं इस मामले में। मतलब अगर आपका ज़रा सा भी दिमाग ख़राब होगा ना तो तुरंत आपके पूरे आपको पूरा के नीचे उतार देंगे। तो उन्होंने मतलब कभी हमारा दिमाग ख़राब नहीं होने दिया। और मैंने कोई घटना बताएंगी कि कभी नहीं, ऐसे? एज सच तो कोई ऐसी घटना नहीं है। चलते फिरते भी अगर हम मतलब ज़रा सा किसी से ठीक से बात नहीं करें, उनको मतलब ज़रा सा नज़र भी अगर इधर की उधर हो गई तो वो बोलते थे ज़रा औकात में रहो, नॉर्मल हो जाओ। मतलब वो जो डांटते थे वो खैर वो तो डिफरेंट ही था। तो उन्होंने हमेशा बहुत ही डाउन टू अर्थ जी रहना, वो खुद रहते जी। हैं और हम लोगों को भी रहना तो सिखाया। ये रिश्तों को समझे, ये धर्म अध्यात्म, फिर रिश्तों को समझना, साहित्य को समझना, बाकी चीज़ों को समझना। और रिश्ते सिर्फ एक परिवार ही रिश्ता, पारिवारिक ही रिश्ता नहीं होता, मतलब या परिवार का जो घेरा है वही नहीं रिश्ता होता है, नहीं। उसके अलावा भी बहुत बड़ा एक रिश्ता। जी। ये जो है, आपको लगता है कि अगर आप अब गुरु जी या पिताजी के संसर्ग में जो मिला आपको, वो नहीं तो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं? बिल्कुल नहीं समझ पाते, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि हमने बहुत सी चीज़ें पिताजी ने सिखाई नहीं। ये नहीं कहा कि हाँ बैठो और सीखो। उनके व्यक्तित्व को देख के या पिताजी और माँ ने जिस तरह का एक एनवायरनमेंट हमें दिया, वो सीखने के बाद हम लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ में आई कि अ, जिसको पिताजी हमेशा कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि जो साथ है वो परिवार है। तो इस बात को जो है वो कहीं और सीखने की मुझे नहीं लगता कि हाँ मैं सीख पाती। जैसे भी एज एन ह्यूमन बीइंग हम लोग कैसे हैं, पिताजी हमेशा एक बात बोलते हैं कि आज भी बोलते हैं कि आप चाहे जो भी बनो, मतलब मुझे हमेशा ये कहा करते थे क्योंकि मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ, तो इसलिए वो हमेशा मुझे सिखाते थे कि चाहे जो करो, मतलब तुम्हें डॉक्टर बनना है। मेरा करियर तय था लेकिन फिर भी बोलते थे कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन उससे पहले तुम एक अच्छे और बहुत प्यारे इंसान बनो। क्योंकि अगर आप ह्यूमन ह्यूमन बीइंग आप अच्छे हो तो आप जो भी करोगे उसमें एक्सेल जाओगे ही जाओगे। तो मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ में मतलब स्टैंड रखती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान बन पाऊँ, हर मोमेंट पर बन पाऊँ। ऐसा नहीं कि हाँ एक के साथ अच्छी हूँ दूसरे के साथ नहीं हूँ। और अगर मैं अच्छी हूँ, मेरे कर्म अच्छे हैं, तो मुझे जो मैं चाहती हूँ वो हो भी जाएगा। आज नहीं, 6 महीने बाद, साल भर बाद, पर होगा ज़रूर। आपने सिखाना भी शुरू किया, जी। ठीक है, आप कभी सीखती रही हैं, जी। जब सिखाने लगी तो मतलब गुरु जी का वो प्रभाव कितना था सिखाने में, या अपना क्या किया मैंने सिखाने में? कोई अपनी चीज़, अपने अपना तरीका, अपनी शैली कोई? जैसे हमने सीखा तो हमारा दौर बहुत अलग था, क्योंकि कहते हैं ना कि डांट खाकर जो है वो आप ज़्यादा सीखते हो। तो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मैं हूँ कि हम मेरे से पहले जितने शिष्य थे उन लोगों ने डांट बहुत खाई है, मार भी खाई है। तो मार खाए बगैर चीज़ें आती नहीं थी। तो हम लोगों ने जो सीखा है वो ऐसी चीज़ें सीखी हैं कि उसका प्रभाव हमारे नेचर पर, हमारे काम पर, हमारी सोच पर उसका प्रभाव है। और जैसे मैंने आगे सिखाना शुरू किया तो मुझे टेक्निक किस टीचिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड आर्ट। ऐसा नहीं है, बहुत लोग होते हैं जो कलाकार अच्छे होते हैं लेकिन सिखा नहीं टीचर पाते, चाहिए। और बहुत लोग होते हैं जो सिखाते बहुत अच्छा है लेकिन अच्छे कलाकार नहीं हो पाते, वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते। तो मैं बहुत लकी हूँ कि हमारे जीन्स में मतलब एक टीचिंग आर्ट भी आया है और एक पिताजी परफॉर्मिंग आर्ट भी स्कॉलर आया भी है। हैं, परफॉर्मर भी हाँ। हैं, उतना ही तो हम आला दर्जे। दोनों चीज़ों को बैलेंस करना हम लोगों को आ गया। और मैं आगे सारे बच्चों को ये कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि परफॉर्मर पैदा हो। टीचर नहीं बनाना है मुझे, टीचिंग तो आप कर ही लोगे, लेकिन आप जब परफॉर्मर अच्छे होगे तो आप उसी चीज़ को आगे सिखा सकते हो। टीचिंग तो बेसिकली ये होती है कि अच्छा पिताजी ने ऐसे ऐसे सिखाया, अब वो चीज़ मैंने अडॉप्ट करी, मैं अब आगे बच्चों को उसी तरह से सिखाती हूँ। लेकिन मैं थोड़ा फ्रेंडली होके सिखाती हूँ, क्योंकि आज की दौर जनरेशन जो है वो ना गालियाँ सुनेगी ना आपकी मार्क्स खाएगी, और ना मैं भी वैसी हूँ नहीं।
तो मैं उनको फ्रेंडली होकर सिखाती हूँ, पर ये है कि हाँ, सब बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो अभी तक कितने कितने स्टूडेंट हुए आप? हमारी एकेडमी है जो हमने पिताजी के नाम से शुरू की थी 13 साल पहले। तो अनुपम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसके फाउंडर मेरी माँ गुरु विदुषी रीता राय जी हैं, और मैं और अनुरत्न, साथ में भी हमारी मेरी गुरु बहन श्रिया पोपट, हम सब मिलके पिछले कई साल से इसको चला रहे हैं। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं, लेकिन जितने हैं बहुत परिवार जैसे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हर किसी को जोड़ कर रखना, तो पेरेंट्स भी हमारे साथ बहुत इंटरैक्टेड फैमिली के जैसे हैं, और बच्चे भी हैं। अच्छा, सीखने के लिए जब आपके पास कोई आता है तो सीधे एडमिशन लेती हैं या उसको चुनती हैं, चयन उसका करती हैं? नहीं, उनको सिर्फ इतना कहा जाता है कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि सुर और लय तो मतलब ईश्वरीय ईश्वरी मतलब एक गुण है, जो कोई भी टीचर या कोई भी दवाई का आपको पिला के आपको आ नहीं सकता। तो अगर ईश्वर ने आपको सुर और लय की समझ देकर भेजा है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, आप बहुत अच्छी नृत्यांगना रही हैं, गायिका भी हैं, अच्छी, देखने में अच्छी हैं। तो अभिनय के लिए आपको बस लोगों ने संपर्क किया, या आपकी इच्छा कभी अभिनय करने की? बचपन में थी, मूवीज़ की बातें भी होती थी बहुत ज़्यादा। अच्छा भी लगता था कि हाँ भाई, मैं एक्टिंग करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। 2-3 बार मैंने ऑडिशंस भी दिए, जिसमें मैं फ़ेल हो गई, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत कैमरा फियर हुआ करता था। अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन तब ज़्यादा हुआ करता था। एक मुझे याद है, टीन्स में थी तब, मैंने एक एंटरटेन चैनल के लिए एक मंगलाचरण का एक एपिसोड्स किए थे, उसको मैंने होस्ट किया था। तो वो आप ही ने डायरेक्ट किया था। वापी में उसकी शूटिंग हुई थी, तो वो एक अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस था तो मेरा। वहाँ तक कैमरा कॉन्शियस तो नहीं थी आप वहाँ? नहीं, या कैमरा रही होगी, मुझे कॉन्शियस, दिखता तो हाँ नहीं था। हाँ। वो हाँ, पता नहीं, वो हाँ। बड़ों का आशीर्वाद और ऊपर वाले की देन है कि दिखता नहीं है पर होता है। तो नहीं, ये तो अच्छा है, पर आप अगर कॉन्शियस है, ये जान मंच पे जाने के पहले या कैमरे के सामने जाने के पहले थोड़ा सा डर होता है, तो वो अच्छा होता है। जी, डर तो होना ही आत्मविश्वास, चाहिए। आत्मविश्वास नहीं। आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए। जी। वो कभी कभी खतरनाक भी होता जी। है। जी। आगे क्या करना, भविष्य में क्या है? अ, आगे जो है वो मेरा प्रयास है कि एकेडमी को प्रॉपरली सरकार से जगह लेकर उसको एक एक मूर्त रूप देना, ताकि उसमें हम मतलब हर तरीके से जो है वो उसको एक्सपेंशन कर सकें। खैर, पिताजी की तो सोच बहुत ज़्यादा बड़ी थी कि हम यूनिवर्सिटी बनाएं, लेकिन यूनिवर्सिटी शहर के बीचों बीच तो होगी नहीं। तो मेरी सोच ये है कि मैं शहर के अंदर एक जगह चाहती हूँ, जहाँ पर मैं छोटे रूप में ही सही, लेकिन वो एकेडमी हम खड़ी उसकी एक स्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर सकें। और फिर वहाँ पर हम लोग जो हैं वो पब्लिकेशन भी ओपन करें, जहाँ पे हम पिताजी की अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो हर तरीके से उनका मतलब मेडिकल वे में म्यूज़िक थेरेपी कैसे होती है, या आध्यात्म संगीत के साथ कैसे जोड़ा है, योग संगीत के साथ कैसे जोड़ा है, ये उनकी कुछ बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सोच है। उनके बहुत सारे रिसर्चेस हैं, जिनको मुझे लगता है कि एक किताब के रूप में या किसी भी लोगों को भी तरीके से होना चाहिए। लोगों तक पहुंचाना, ऑडियो वीडियो विजुअल इस तरह से पहुँचे। तो मेरी सोच ये है कि हम ऐसा कुछ करें कि हमारा ये सारी चीज़ें, हम पिताजी की चीज़ों को हम बाहर लेकर आएँ। तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, ये एक मतलब कलेक्टिव वर्क है जो हमारी पूरी फैमिली मिलकर करना चाहती है। फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स। और दूसरी बात जो है वो कि अगर मैं पर्सनली जाऊँ, तो मैं प्लेबैक के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो देखते हैं अच्छा कुछ होता है तो। और तो आप प्लेबैक अभी तक कितने गाने आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, या जारी हो चुका कर है? तो मैं बहुत सारे चुकी हूँ, मतलब बहुत ही सारे किए हैं।
एल्बम्स किए हैं, कुछ वेब सीरीज़ भी लॉन्च हुई है। 3-4 मूवीज़ जो हैं वो ऑनगोइंग प्रोसेस में है, लेकिन ये जो हमारा 2020 गया है, तो ये 2020 जो है वो बहुत कुछ सिखा कर गया सब लोगों को। तो कोई चीज़ जो है वो गोइंग प्रोसेस में थी जो रुक गई, या किसी वजह से हर्डल्स आ गए, तो वो मूवीज़ अभी रिलीज़ होनी है। तो बस चलिए, चलिए देख रहे थे, ये जैसा ईश्वर की इच्छा। तो अभी मैं बात कर रहा था सुश्री अरुणिता राय से, अपनी बातें सुनी, उनके बारे में जाना, उनकी योजनाओं के बारे में जाना। तो इसी तरह फिर आपके समक्ष एक नई हस्ती के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ आएंगे। तब तक के लिए विदा।